गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। योगेंद्र, सौम्या, रोहताश, विजय, खुशबू, हिमांशी। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ निर्मा, उसके बाद छाया, दीपांशी, गुलशन, अमिता, रश्मि, मन्नू। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं आपको लास्ट क्लास में सूर्यवंश मैंने आपको कराया था, और आज मैं आपका शुरू करूंगी अकबर। बेटा, अकबर एटलीस्ट आपका 2 क्लासेस में खत्म होगा, और वो भी तब खत्म होगा 2 क्लासेस में जब मैं इसे पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगी। तो मैं ये वाला चैप्टर आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगी। हाँ, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर करूंगी, और आपके जो यहाँ पे अकबर के बारे में चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी। और इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपके लिए कुछ और भी चीजें की हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी, कि भाई देखो, अगर आपको क्विक रिवीजन करना होगा अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक लिस्टिंग के थ्रू देने की कोशिश की है। ठीक है, वो आपको लिस्टिंग में यहाँ पर दे दूंगी, इसी पीडीएफ के अंदर है। चलिए बच्चों, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको पता है कि आज मुगल वंश में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि मैम अकबर हम पढ़ने वाले हैं। अकबर के बारे में जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जब हम अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था, मतलब अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, है ना। अकबर की माता कौन थी, अकबर के पिता कौन थे, अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर के विद्रोही कौन थे, ठीक है, अकबर के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पता चलेंगी। मेरी तबीयत बेटा पहले से बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतर है, और आप लोगों को देख के ही वैसे भी ठीक ही हो जाती है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, और आप मेरी बात को ध्यान से इसलिए सुनेंगे क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो चीजें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करना शुरू करती हूँ, तो अकबर मुझे बताइए सबसे पहले कि मुगल वंश का कौन सा शासक है, कौन से नंबर का शासक है। और बेटा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आपके बात करूं तो आपको मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि जब आप अकबर के बारे में पढ़ोगे तो अकबर के, हाँ बिल्कुल, लिखने का टाइम दे दूंगी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मानूंगी मैं। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपकी भी बात मानूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। बड़ी शिकायतें रहती है मैम, लिखने का टाइम नहीं देती हो, लिखने का टाइम देना पीडीएफ से। चलो बेटा, इनका जो जन्म हुआ है वो वेरी गुड मैम, तीसरे नंबर का शासक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अकबर है, अगर मैं अकबर की बात करती हूँ तो किसका बेटा है मैम? हुमायूं का बेटा है। और आपको मैंने बताया था कि हुमायूं जो है, हुमायूं की मृत्यु होती है, और हुमायूं की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद में अकबर को शासक यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है, मतलब शासक अकबर का राज्याभिषेक करवाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलती है, आपका क्या नाम है उसका, उसको हेमू को, मैंने हेमू के बारे में बताया था, मुझे जल्दी बताओ कि हेमू कौन था। जल्दी बताइए कि हेमू कौन था। मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं मैम आप पढ़ाओ, हम बाद में लिख लेंगे, है ना। उन बच्चों से तो बस क्या ही बताऊं, दिल खुश हो जाता है। बताइए जल्दी से मुझे कि हेमू कौन था, जल्दी से मुझे ये बताइए फटाफट से। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम अकबर के जन्म के बारे में बात करेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को यहाँ पे अकबर का जन्म होता है। और जब अकबर का जन्म होता है, बहुत बढ़िया मैम, वजीर था बेटा, लेकिन किसका वजीर था वो भी तो आप ही को बताना पड़ेगा कि वजीर किसका था। वजीर तो था, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन किसका वजीर था ये तो आप बता ही नहीं रहे हो मुझे। शेर खां का सेनापति, सेनापति के बाद तो ये वजीर भी बना था, वजीर किसका था ये वो भी तो आपको बताना पड़ेगा मुझे। आदिल शाह का वजीर। वेरी गुड अजय कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे सुनिए। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान सिंध प्रांत अमरकोट के राणा बीर साल के किले में हुआ था। मैंने आपको बताया था 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी हुई थी। और हुमायूं की शादी जब हुई थी, अगर मैं बात करती हूँ हुमायूं की जब शादी हुई थी, अब सुन लीजिए, हुमायूं की जब शादी हुई तो किससे हुई? हमीदा बानो बेगम से, 1541 में।
जब उसके पास अपना साम्राज्य नहीं था और वो इधर-उधर भटक रहा था। तो उसके 1 साल बाद ही किसका जन्म होता है? अकबर का। और अकबर ने उस समय किसके यहाँ शरण ले रखी थी? तो मैंने आपको बताया था कि अमरकोट के राणा वीर सालजी के यहाँ पर उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चे अकबर के बचपन का नाम पूछा जाता है तो आप कहोगे जलाल। आपने अगर अकबर अकबर जो मूवी है वो देखी होगी, या अकबर एक सीरियल आया था जोधा अकबर, उसमें भी जलाल नाम से अकबर को संबोधित किया जाता है। तो अकबर का बचपन का नाम था जलाल। उसके बाद हम बात करेंगे कि मध्यकाल का सबसे बड़ा शासनकाल अगर किसी शासक का था, तो बेटा जी वो कौन था? तो आप कहोगे कि वो मैम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकबर है। मध्यकाल में, मुगल काल में अगर हम बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल सबसे बड़ा शासनकाल आपको देखने के लिए मिलता है। और बेटा अकबर ने क्या-क्या किया? देखो अकबर के समय पर आपको मैं बता दूं कि ये आप साइड में लिखना कि एक तो इसके समय पर साम्राज्य विस्तार होगा। आप देखोगे कि आपका साम्राज्य विस्तार ये किस लिमिट लेवल तक लेकर जाएगा। साम्राज्य विस्तार करेगा। साम्राज्य विस्तार करने के साथ-साथ ये क्या करेगा? एक स्थायी व्यवस्था को स्थापित करेगा। ठीक है? स्थायी व्यवस्था लेकर आएगा और ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए प्यारे बच्चे ये स्थायित्व भी लेकर आएगा। ठीक है? ये तीनों चीज़ें ये अकबर के साम्राज्य में आपको देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पे अकबर किस तरीके से आपका शासन करता हुआ चला जाएगा। ठीक है? और आप ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मध्यकाल का सबसे बड़ा शासनकाल अगर किसी का रहेगा तो किसका रहेगा? अकबर का। अब अकबर ने शुरुआती जब आप इसके जीवन को देखेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि कैसा आदमी है। लेकिन जब बाद में आप देखेंगे अकबर के कार्यों को तो आप कहेंगे कि इसने कितने अच्छे से साम्राज्य को स्थापित किया। ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे सभी धर्म गुरुओं का सम्मान किया, सभी धर्मों को सम्मान दिया। ठीक है? सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएँगी अकबर के बारे में। तो अकबर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और देखो ये मानसिकता बिल्कुल निकाल दिया करो पढ़ते समय कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है। जब आप ये चीज़ें अपने दिमाग से बाहर निकाल दोगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप धर्म और जाति को लेकर बैठकर क्लास के अंदर पढ़ाई करोगे तो बेटा जी फिर वहाँ पे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेटेड पर्सन के जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनके साथ में, और जो हमारा इतिहास हमें बताता है उसके बारे में। हम यहाँ पे धर्मों को डिसाइड नहीं कर रहे हैं या धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई कि बचपन का नाम जलाल था। आपका यहाँ पे पिता आप अच्छे से जानते हो कौन है, हुमायूँ है, और माता कौन है, हमीदा बानो बेगम। आप इसको लिख लेना, अगर आपको लिखना है तो। अब हम बात करते हैं कि पालन-पोषण। तो आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पालन-पोषण की जब बात आती है, ठीक है? पोषण अभी मैं ठीक से लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसका जो पालन-पोषण किया गया है बच्चे, वो किसने किया है? तो आप कहोगे पालन-पोषण किया था इसकी चाची सुल्ताना बेग ने। ठीक है? सुल्ताना बेगम ने। और यहाँ पे जो पालन-पोषण इसकी चाची सुल्ताना बेगम ने किया है, किसकी पत्नी है? तो अस्करी की वाइफ है। अब आप कहोगे कि मैम इसने क्यों किया? तो मैंने आपको बताया कि आपका जो हुमायूँ है, उसका जीवन काल कैसा रहा? उसका जीवन तो मैम भटकाव में था। तो भई अकबर को तो एक स्थायित्व चाहिए था ना। तो अकबर को पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी मैं आपको बताऊँ तो हुमायूँ के साथ तो अकबर ने रहना शुरू किया 5 साल की उम्र में। उससे पहले तो अकबर जो है उसका पालन-पोषण दूसरे लोगों ने ही किया था। तो उसमें से एक इसकी चाची, अकबर की चाची है जो किसकी वाइफ थी? अस्करी की पत्नी थी। तो अस्करी की वाइफ ने इसका क्या किया है? पालन-पोषण प्यारे बच्चे किया है। उसके बाद आपने एक बहुत नाम सुना होगा धाई माँ या माहम अनगा। ठीक है? धाई माँ या फिर माहम अनगा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है? 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है? तो धाई माँ और जो माहम अनगा है, इसके बारे में आपने सुना होगा धाई माँ यानी कि माहम अनगा। और प्यारे बच्चे अकबर के पालन-पोषण में एक और यहाँ पे आपको दिखाई देंगी जीजी अनगा, जो माहम अनगा की बेटी है। और उसके पति के बारे में भी हम सुनेंगे जिसका नाम है अतगा खां। ठीक है? मैं सारा आपको बताऊँगी धीरे-धीरे, लेकिन मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपका पूरा-पूरा फ़ोकस मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो धाई माँ का नाम, धाई माँ कौन है? माहम अनगा। अब ये जो धाई माँ हुआ करती थी, कहा जाता है कि जो पहले के शासक होते थे वो अपने बच्चों को, जो वीर महिलाएँ होती थी, बुद्धिमान महिलाएँ होती थी, बहादुर महिलाएँ होती थी, तो उनका जो है दूध पिलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इससे माता के गुण बच्चे में आ जाते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली सही नहीं है, लेकिन पहले के समय पे ऐसा विश्वास किया जाता था
तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ये लोग क्या करते थे, जैसे आपका माहम अनगा कौन है, अकबर की दूध माता है, मतलब अकबर को इसने दूध पिलाया था ऐसा माना जाता है। और ये जो माहम अनगा है प्यारे बच्चे, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस माहम अनगा का एक पुत्र है आदम खां, और ये हमेशा से ये चाहती है कि अकबर को मैं रिप्लेस कर दूं और अपने बेटे को मैं राजा बना दूं। और ऐसी कोशिश में ये कामयाब भी होगी। आप यहाँ देखोगे कि अकबर का जो जीवन काल शुरू होगा उसमें बहुत सारे षड्यंत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपकी बात करती हूँ तो आगे देखिएगा। 1551 में पहली शादी हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से। किसकी पहली शादी? बेटा जी अकबर की पहली शादी हुई थी। और इस समय अकबर की जो आयु होगी कितनी होगी, तो आप कहोगे आयु तो मैम यहाँ पर 9 वर्ष ही हुई होगी, क्योंकि 1542 में तो जन्म ही हुआ है, और 9 वर्ष में अगर हम कह सकते हैं तो इसकी शादी भी हो गई। अब हिंदाल कौन है, तो आप कहोगे कि हिंदाल जो है वो हुमायूं का भाई था, और हुमायूं के भाई की बेटी है रुकैया बेगम, और इससे किसकी शादी हो जाती है, अकबर की। पहली शादी अकबर की रुकैया बेगम के साथ 9 वर्ष की आयु में यानी कि 1551 में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ, बेटा मैं आपके डेली डेली फालतू के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं क्लास के अंदर कि वो ये नहीं देखते कि टीचर हमें इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, हमें इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा है, और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और आने के बाद क्या कहते हैं कि इतना डीप से क्वेश्चन आता है। बेटा जाकर पहले एसएससी का क्वेश्चन देखो, या आप रेलवे का क्वेश्चन देखो, या फिर आप जाके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन देखो, तब ये बात मुझसे पूछना। और कोई भी विषय ऐसा नहीं कि आप डेली, आज हमने ये वाला बैच ले लिया, अब यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर कल दूसरा बैच ले लेंगे, वहां से थोड़ा पढ़ लेंगे। ऐसे काम नहीं चलता बेटा। एक बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि मुझे कोई भी पेपर देना हो तो सिर्फ मैं रिवीजन करूं। और अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, उनको उठाओ और पढ़ो और अपने हिसाब से तैयारी कर लो। हमारे हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको हमें टाइम देना पड़ेगा, और अगर हमारे हिसाब से आप तैयारी नहीं कर सकते तो अपने हिसाब से आप, बहुत सारे बैच हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जो 20-20 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा आप वहां से पढ़ लो। ये मेरा आपके लिए लास्ट सुझाव था, इसके बाद कोई सुझाव नहीं रहेगा, क्योंकि सुझाव भी उन्हीं को दिया जाता है जिन पर कोई फर्क पड़े। अब राज्यभिषेक की हम बात करते हैं। बेटा अकबर का जो राज्यभिषेक है, आपको मैंने बताया था कि हुमायूं की मृत्यु कब होती है, तो मैम हुमायूं की मृत्यु आपने बताया था कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो मैं आपको बता दूं कि अकबर उस समय पंजाब में था। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जिस समय पर हुमायूं की मृत्यु हुई, और हुमायूं की मृत्यु जब हुई है तो अकबर प्यारे बच्चे कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि मैम अकबर जो है, अकबर जो है वो, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो अकबर उस समय पर पंजाब में पोस्टेड था जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उस अकबर की जो, सॉरी, हुमायूं की मृत्यु है, अकबर कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हेमू, मैंने आपको बताया था, जो कि आदिल शाह का वजीर था। और हेमू जो है, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वो इस परिस्थिति का फायदा उठाएगा, क्योंकि अकबर तो पंजाब में बैठा हुआ है और यहाँ हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, खबर उसको पता चल जाती है, तो वो आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा कर लेगा और अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित कर देगा। फिर यहाँ पे बैरम खां आएगा और बैरम खां हुमायूं से लड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरी कहानी आगे सुनाऊंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1556 में अकबर का राज्यभिषेक हुआ था। 1556 में पूरी डेट क्या थी, तो बेटा आप इसके कोरोनेशन की पूरी डेट लिख सकते हो, 14 फरवरी 1556 क्या हुआ है, अकबर का राज्यभिषेक। अकबर का राज्यभिषेक हुआ है। और अकबर का राज्यभिषेक आपका 1556 में कलानौर गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर, और कैसे सिंहासन पर हुआ था, ईंटों के सिंहासन पर हुआ था, और बैरम खां की देखरेख में। बेटा बैरम खां ये वही व्यक्ति है, और ये बता दूं सिया संप्रदाय का व्यक्ति है। बैरम खां ये वही व्यक्ति है जो हुमायूं के साथ में फारस यानी कि ईरान से आया था, और सच बताऊं तो हुमायूं को उसके साम्राज्य को वापस दिलाने के लिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार था तो वो बैरम खां ही था। और बैरम खां को उसकी ईमानदारी का नतीजा देखो अभी आगे क्या मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे ईंटों के सिंहासन पर बिठाकर अकबर का जल्दबाजी में बैरम खान ने क्या करवाया, जल्दी से राज्याभिषेक करवाया। और आपको मैं बता दूं कि इस विधि को पूरा किसने किया था, तो मिर्जा अबुल कासिम ने। मिर्जा अबुल कासिम ने इस विधि को पूरा किया था। और राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु है बच्चे, आपको मैं बता दूं कि इस समय पर अकबर की आयु है 13 वर्ष और 4 माह। यानी अकबर इस समय पर, आप कह सकते हो कि मैम अकबर तो छोटा बच्चा है। हाँ बेटा, छोटा बच्चा है, लेकिन राजा इसको घोषित कर दिया था, युवराज इसको घोषित कर दिया था हुमायूं ने, जब उसने लड़ा था मच्छीवाड़ी, सॉरी, सरहिंद का युद्ध। जब उसने सरहिंद का युद्ध लिखा था, सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए जल्दी से कि आपका सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। उसी समय पर अकबर को हुमायूं ने क्या कर दिया था, तो आप कहोगे कि मैम हुमायूं ने जो है अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। अब प्यारे बच्चे, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अकबर, जैसे अकबर का राज्याभिषेक हुआ, तो अकबर के राज्याभिषेक के समय की जब हम बात कर रहे हैं, तो अकबर के राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन इसके कई सारे विरोधी भी थे। जैसे इसके विरोधी में अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका एक विरोधी तो इसका चचेरा भाई है। ठीक है, या सॉरी, सौतेला भाई है। जिस देखिए, एक विरोधी इसका कौन है, तो आप कहोगे इसका सौतेला भाई। और ये सौतेला भाई कहाँ पर शासन कर रहा है, काबुल के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम बात करते हैं, तो अकबर का जो सौतेला भाई है उसका नाम है मिर्जा मोहम्मद हाकिम। ये आपको समझाने के लिए है, हाकिम। ये आपको समझाने के लिए है, ये इसका सौतेला भाई है। और ये इसका विद्रोही है। और ये कहां पर शासन कर रहा है इस समय, तो आप कहोगे काबुल में। इसका शासन कहां पर है, काबुल में इसका शासन है। तो एक तो अकबर के राज्याभिषेक से ये बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये कहता था कि मैं भी तो हुमायूं का बेटा हूं, तो मुझे भी राजगद्दी मिलनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि ऐसे ही एक व्यक्ति और है जो कि हुमायूं के साथ, उसके युद्ध अभियानों में उसके साथ था, यानी कि हुमायूं का सरदार। तो आप कहोगे सरदार जो है उसका नाम क्या है, जिसने अकबर के राज्याभिषेक में वो शामिल भी नहीं हुआ था। और उसका नाम प्यारे बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पर, उसका नाम है मैम शाह अबुल माली। क्या नाम है बेटा जी, शाह अबुल माली। ये उस व्यक्ति का नाम है जो आपका हुमायूं का सरदार था, और बैरम खां की तरह इसने भी हुमायूं के सभी अभियानों में हुमायूं का साथ दिया था। ये दो यहाँ पर अकबर के विरोधी। उसके बाद आपको मैं बता दूं एक विरोधी और कौन है। अभी मैम आपने बताया कि एक विरोधी यहाँ पे अकबर का देखने को मिलेगा, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अकबर का विद्रोही यहाँ पर साबित होगा। ठीक है, जिसके साथ पानीपत का युद्ध होगा। तो जो बैरम खान नामक व्यक्ति है, जो कि अकबर का संरक्षक है, वो इन सबको खत्म करेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ शाह अबुल माली, ये अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये कहना था कि अकबर तो अभी बच्चा है, अगर राजा बनाना है तो हम भी तो राजा बन सकते हैं, हम में क्या दिक्कत है, हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और अकबर बच्चा है, इसको राजा मानूं क्या मैं, मतलब ये चीज को ईगो पे ले जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो जब ये ईगो पर लेकर जाता है तो बैरम खान इसको समझाता है, लेकिन ये क्या कहता है कि नहीं, नहीं मैम, ये कहता है कि नहीं भैया मैं तो शामिल नहीं होऊंगा। फिर बैरम खान जैसे तैसे इसको मनाता है। तो ये बैरम खान के सामने एक शर्त रखता है कि अगर मैं अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होऊंगा, ठीक है, तो तुम्हें ये वादा करना होगा कि अकबर के बराबर वाली जो गद्दी है वो मेरे लिए होगी। बैरम खान कहता है ठीक है। फिर ये जैसे तैसे वहां पर पहुंचता है, वहां पे जाके पता चलता है कि वहां पे दावत भी होगी, भाई राज्याभिषेक हुआ है, चाहे छोटा मोटा इंतजाम जो भी। तो सबको दावत के लिए इनवाइट किया जाता है, और कहा जाता है जैसे ही ये उठता है और अपना सर झुकाता है, तुरंत इसके सर पे एक काला कपड़ा लेकर इसको गायब कर दिया जाता है। और बैरम खान ने इसकी गर्दन काट दी थी। तो ये अकबर के जो विद्रोही थे उनको कौन खत्म कर रहा है, बैरम खान। तो ये कौन था, ये एक सरदार था जो हुमायूं के समय से था। और मैंने आपको बताया था कि हर कोई गद्दी पाना चाहता था, तो मैं बैरम खान ने कभी नहीं सोचा, नहीं बैरम खान ने कभी नहीं सोचा। लेकिन फिर भी बैरम खां को उसकी ईमानदारी का अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका जो है बैरम खां के साथ क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में सुनिएगा कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो बेटा जी, संरक्षक या गार्जियन घोषित किया गया था बैरम खां को। और जो बैरम खां था प्यारे बच्चे, अकबर इन्हें खान बाबा भी कहता था।
आप बैरम खां के बारे में ये भी लिख सकते हो कि अकबर जो है, जैसे बैरम खां संरक्षक है, तो बैरम खां को क्या कहता था अकबर? बेटा ये खान बाबा भी इनको कहता था, खान बाबा। ठीक है, अकबर की बहुत कम आयु है जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, और अकबर ने इन्हें अपना वजीर, वजीर का मतलब है जैसे आपका पीएम का पद होता है, वजीर नियुक्त किया था तथा खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो खाने खाना की उपाधि यानी कि सरदारों का सरदार। ठीक है, आप कहोगे खाने खाना, अपना वजीर, मतलब वजीर का मतलब क्या होता है? वजीर का मतलब मैम पीएम यानी प्रधानमंत्री का जो पद होता है, और खाने खाना का मतलब क्या होता है? सरदारों का सरदार। क्या कह सकते हैं बेटा जी? सरदारों का सरदार, इसको कह सकते हैं। सरदारों का सरदार, ये आपका इस उपाधि का मतलब होता है। तो ये अकबर ने ही इसको प्रदान की थी बैरम खां को, और बैरम खां जो इसका संरक्षक रहता है वो 1556 से 1560 तक रहेगा, क्योंकि 1560 में अभी मैं आऊंगी, इसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी आपका बैरम खां के खिलाफ, तो वहीं पे मैं आपको बताऊंगी जब उस पॉइंट पे मैं आऊंगी। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, इसका शिक्षक कौन है प्यारे बच्चे? इसके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ और सिराजी, ये अकबर के शिक्षक थे। अब हम आ जाते हैं अकबर के बारे में, हमने जाना पिता कौन था, माता कौन था, पालन पोषण, धायमा, संरक्षक, ठीक है, अकबर के दुश्मन, ये सबके बारे में हमने जाना। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे कि पानीपत का युद्ध, यानी आपका पानीपत का कौन सा युद्ध होगा यहाँ पर? तो फर्स्ट वाला तो हो चुका है, तो मैम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकंड यानी कि हम कह सकते हैं दूसरा पानीपत का युद्ध। जल्दी बताओ पहला पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये बेटा जी आपका कौन सा युद्ध होगा? आप कहोगे कि मैम दूसरा पानीपत का युद्ध यहाँ पर होगा। अब पानीपत का युद्ध तो होगा, और हमें ये भी पता है कि अकबर और हेमू के बीच में, लेकिन अकबर की तरफ से इसमें कौन था और हेमू ने किस तरीके से आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था, पहले तो हमें इस चीज को जानना होगा। तो बेटा जब मैं आपको ये बताऊं हेमू के बारे में, जब हम बात करते हैं, तो हेमू मैंने आपको बताया था, हेमू, हेमू इसको क्या नाम कहते हैं? हम हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, आप इसको जानते हो। और इसके बारे में आप यहाँ पे जानिएगा कि ये कौन था। तो मैम ये अफगान शासक आदिल शाह का वजीर था, अफगान शासक आदिल शाह का वजीर, आदिल शाह का वजीर। पहले बेटा जान तो लो कब्जा कैसे किया, शाह का वजीर। अब आप जानते हो कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या होता है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पे बता दूं कि एक जगह है आगरा, यही तो मेन थी, और एक जगह है दिल्ली। तो यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु के बाद में क्या हो रहा था कि आगरा में बैठा हुआ था इस्कंद खां। आगरा में कौन था बेटा जी? इस्कंद खां था मैम। और बेटा जो अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? आप कहोगे तादी बेग खान। कौन बैठा हुआ था? तादी बेग खान। ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे हुमायूं की मृत्यु के बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? हेमू ने इन दोनों को पराजित कर दिया, इन दोनों को पराजित कर दिया। और बेटा पराजित करके हेमू ने क्या कर लिया, ये आपको समझाने के लिए है कि कब्जा कैसे किया। भाई कब्जा किया तो कैसे किया? पराजित कर दिया। पराजित कर इसने क्या किया? पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, दिल्ली और आगरा पर कब्जा, इसने अपना कंट्रोल कर लिया, आगरा पर नियंत्रण। और बेटा इन पर नियंत्रण करने के बाद इसने क्या किया? स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया, स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया, दिल्ली का शासक घोषित यहाँ पर कर दिया। और इधर जब बैरम खां को ये बात पता चली, तो भाई बैरम खां आएगा और इससे युद्ध लड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि हेमू कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। इस हेमू ने, आपको पता है, 24 लड़ाइयां लड़ी थी, 24 लड़ाइयां इसने लड़ी, जिनमें से 22 इसने जीती थी, 22 लड़ाइयां इसने जीती थी। ये कोई कमजोर शासक नहीं था, और कोई कमजोर शासक इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसने ये अधिकार कब किया था मैम? तो 7 अक्टूबर 1556 को। दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कब कर लिया था? 7 अक्टूबर 1556 को कर लिया था मैम। अपने आप को राजा घोषित कर दिया था इसने। और अब बताओ कि ये युद्ध का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि बाबर, सॉरी बाबर का नाम आ रहा है, क्योंकि जो बैरम खां है वो किसका संरक्षक है? अकबर का। और बैरम खां बहुत ईमानदार व्यक्ति है,
और उसको जैसे ही पता चलेगा कि हेमू ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, और बैरम खां देखो, सोच के देखो कि एक छोटी सी जगह पर है लाहौर में, जहाँ पे बहुत सारे सरदार उसके खिलाफ भी हैं और बहुत सारे उसके सहयोग में भी हैं, लेकिन हेमू जो अपने आप को राजा घोषित कर चुका है, सुल्तान घोषित कर चुका है, वो क्या है, उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है। तो अब यहाँ पर जब युद्ध होगा तो हारने की संभावनाएं किसकी हैं? आप कहोगे मैम बैरम खां की है, लेकिन युद्ध तो अकबर का नाम आता है, तो बेटा राजा तो अकबर ही है, लेकिन अकबर तो बच्चा है। अकबर तो युद्ध के पास गया भी नहीं, युद्ध भूमि के पास भी नहीं गया, बहुत दूर था अकबर युद्ध भूमि से। और बैरम खां जब युद्ध लड़ने गए तो अकबर को कुछ सैनिकों की सुरक्षा में छोड़कर गए और कहा कि अगर मैं इस युद्ध को हारूं तो अकबर को लेके भाग जाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे जब आपसे बात करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पानीपत का युद्ध होगा, तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बैटल ऑफ पानीपत मैम हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीत और हार, ये तो हमें जानना ही है। तो बेटा हेमू का आपको मैंने बताया। अब अकबर, अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बेटा जी बैरम खां। और आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ये निर्णय निकल कर आ रहा था कि हेमू ही इस युद्ध को जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैरम खां की जीत हो गई। और जीत का कारण था कि जो हेमू है ना, हेमू, हेमू के आंख में तीर लग गया और जिसकी वजह से हेमू अपने हाथी से गिर पड़ा और यही उसकी हार का कारण बन गया। फिर हेमू को ले जाया गया, अकबर से कहा गया इसकी गर्दन काट दो। तो अकबर ने कहा कि मैं निहत्थे व्यक्ति की गर्दन कैसे काट सकता हूँ। इतने में कहा जाता है कि बैरम खान ने गर्दन काट दी। तो यहाँ पे नाम अकबर का क्यों आता है जब बैरम खान ने लड़ाई? क्योंकि बेटा राजा तो अकबर है ना, युद्ध कोई भी लड़े लेकिन नाम किसका रहेगा? अकबर का रहेगा। भाई राजा हर जगह थोड़ी जाता था खुद युद्ध लड़ने के लिए, नहीं मैम हर जगह तो नहीं जाता था, तो कौन जाता था? उसके सीधी सी बात है सेनापति जाते थे। ठीक है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको हेमू के बारे में बताया, हेमू ने कैसे अपने आप को यहाँ पे राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके बारे में आपने मुझसे जाना। अब आपने एक युद्ध सुना होगा, अगर 1560 में ये युद्ध होगा जिसका नाम है तिलवाड़ा का युद्ध। अब यहाँ पे भी एक कहानी है। तिलवाड़ा का युद्ध ऐसे ही नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि एकदम बैरम खां अकबर का विद्रोही हो गया या एकदम यहाँ पे तिलवाड़ा का युद्ध हो गया। प्यारे बच्चे जब यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ तो राजा कौन बन गया? अकबर बन गया। और क्योंकि अकबर तो बच्चा है, अब ध्यान से सुनना, अकबर कौन है बेटा जी? बच्चा है। और अकबर का जब बच्चा है तो अकबर की तरफ से डिसीजन कौन ले रहा है? बैरम खान ले रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि बैरम खान ने अकबर की सुरक्षा की थी जब से वो बच्चा था। अब अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन बैरम खान अभी भी उसको बच्चा समझते हैं। जैसे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे माता पिता हमें क्या समझते हैं? कि बच्चे हैं। हम अपने माता पिता के लिए कभी बड़े नहीं होते, उनके आगे हम कौन रहते हैं? हम उनके आगे हमेशा और हमेशा बच्चे ही रहते हैं। पानीपत के युद्ध पे डेट नहीं लिखी हुई क्या? जो आप कह रहे हो डेट बता दो, डेट तो लिखी हुई होगी। लिखी तो है बेटा, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ है, युद्ध का कारण क्या था, तो उसके लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मैम आपने हमें बताया कि बैरम खां अकबर का संरक्षक है और अकबर एक बच्चा था जब से बैरम खान ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और वो सारे डिसीजन अकबर की तरफ से लेता था। और अकबर बड़ा हो गया उसके बाद भी बैरम खां जो है वो क्या करता था? अपना डिसीजन लेता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर बैरम खां ही जो खर्चे के लिए पैसे देने होते थे, बैरम खां की परमिशन से ही मुगलों को मिलते थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये जानते हैं कि जब तक बैरम खां हैं तब तक अकबर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही अकबर को कोई रिप्लेस कर सकता है। और इन सब की प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली है माहम अनगा। माहम अनगा है प्यारे बच्चे, क्योंकि माहम अनगा हमेशा क्या चाहती है? माहम अनगा हमेशा से चाहती है कि जो पावर बैरम खां को है वो मुझे मिल जाए और उसके बाद जो मैं कहूं अकबर वही करे और अकबर की जगह मेरा बेटा राजा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी सोच है? माहम अनगा की। अब माहम अनगा बेटा जी करती है प्लानिंग और माहम अनगा अकबर को भड़काती है कि राजा तो तुम हो,
लेकिन डिसीजन ये सारे लेता है। ठीक है, तुम राजा हो, तुमसे ये पूछता तक नहीं है, तो अकबर को ये सोचने पे वो मजबूर कर देती कि हाँ सही बात है, राजा तो मैं हूं, लेकिन ये मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। महामंगा कहती है कि बैरम खां तुम्हें तुम्हें जो क्या करता है, बैरम खां तुम्हें हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। इस तरीके का माइंड मेकअप अकबर का कर देती है। और जब अकबर इस तरीके से यहाँ पर सोचना शुरू करता है, तो अकबर को महामंगा की सारी बातें सही लगने लगती हैं, और अकबर उनको जो है, बैरम खां को मक्का जाने का आदेश देता है। ध्यान से सुनना, अभी मक्का जाने का आदेश दूसरी बार भी होगा। तो पहली बार महामंगा के कहने पर अकबर को क्या कर दिया कि मैं मक्का जाने का आदेश दे दिया बैरम खां को, अकबर ने। अब बैरम खां को बड़ा दुख हुआ कि भाई, जिस साम्राज्य के लिए मैंने इतना किया, जिस साम्राज्य को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला, और आप तुम्हें अकबर से बोलता है कि मैंने तुम्हें खुद अपने बच्चे की तरह पाला, और आज तुम्हें लगता है कि मैं इस साम्राज्य को पाना चाहता हूं। अगर मुझे इस साम्राज्य को पाना होता तो तुम उस समय बच्चे थे, मैं तुम्हें खत्म करके कभी भी राजा बन सकता था। यानी जो बैरम खां है उसकी ईमानदारी को यहां पर ठेस पहुंचती है। अब वो मक्का के लिए निकलता तो है, मक्का जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसको यहां पर गुस्सा था कि भाई मैंने इतना कुछ यहाँ पे किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं करी। और जब वो मक्का जाता है, तो मक्का जाने के बीच में जब उसके मन में ये ख्याल आते हैं कि मैंने इतना कुछ यहाँ पे किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई नतीजा नहीं मिला, तो यहाँ पे बैरम खां आपका विद्रोह करेगा। तो बैरम खां ने क्या किया, विद्रोह। और उस विद्रोह के लिए क्या हुआ, 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, अकबर वर्सेस बैरम खां। अब यहाँ अकबर डायरेक्टली नहीं गया था, अकबर की जगह पर यहाँ पे जो अकबर की तरफ से गया था, वो कौन गया था, अकबर का सेनापति पीर मोहम्मद। इसने लड़ा था ये युद्ध अकबर की तरफ से। अकबर का सेनापति था मैम, जिसका नाम है पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद। और इसमें किसकी हार हुई, बैरम खां की हार हुई। और जब इस युद्ध में बैरम खां की हार हुई, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जब तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां की हार हुई, तो उसके बाद क्या हुआ। देखो, तिलवाड़ा का युद्ध, इसमें क्या हुआ था, बैरम खां की हार। बैरम खां क्या हो गया था, पराजित। और जब ये पराजित हुआ बेटा, तो इसे कहाँ लाया गया, इसे अकबर के पास लाया गया, अकबर के जो है शरण में लाया गया। इसको पकड़ के पीर मोहम्मद जो है वो अकबर के पास ले आया। अकबर ने, क्योंकि यहाँ पे जब वो पराजित हुआ, तो बैरम खान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण किया, तो जब इसे अकबर के पास लाया गया, तो अकबर ने इसे कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, कि या तो तुम ऐसा करो कि कालपी एवं चंदेरी की सूबेदारी ले लो, कालपी एवं चंदेरी की तुम क्या ले लो, सूबेदारी ले लो। एक तो ये ऑप्शन रखा यहाँ पर बैरम खां के सामने। दूसरा रखा कि या फिर आप ऐसा करो कि जो बादशाह होता है, बादशाह, उसके आप व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन फिर से वो बोलता है कि भैया आपके पास तीसरा ऑप्शन फिर से मैं देता हूं, कि आप जो है मक्का चले जाओ। तो बैरम खां कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मक्का ही जाना चाहता हूं। तो फिर दोबारा यहाँ पे अकबर जब उसको, बैरम खां को मक्का जाने की परमिशन देता है, बेटा इस बीच में ये सब चीजें होती हैं, तो देखो यहाँ पे फिर दोबारा मक्का जाने का आदेश उसको मिल गया। और बैरम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन के पास मुबारक खां ने, मुबारक खां लोहानी अफगान ने हत्या कर दी, क्योंकि इसके पिता को बैरम खां ने मच्छीबाड़ा के युद्ध में मार डाला था। यानी बैरम खां की मृत्यु कब हो गई, 1561 में हो। मक्का क्या है बेटा जी, जिस तरीके से आपके यहाँ पर तीर्थ स्थल होते हैं, पूजा के स्थल होते हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ठीक है, और आपका नीलकंठ है, तो ऐसे ही जो आपके मुस्लिम संप्रदाय में जो लोग होते हैं, उनके लिए मक्का एक तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बैरम खां की मृत्यु क्यों हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये कहा जाता है कि जो बैरम खां की मृत्यु हुई, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल।
ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि यहाँ पे एक व्यक्ति है अबुल फजल, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसने अकबरनामा भी लिखा है। तो अबुल फजल ने कहा है कि भैया, अगर बैरम खां की मृत्यु का कोई जिम्मेदार है तो वो माहम अनगा है। यानी बैरम खां के पतन के लिए अबुल फजल ने किसको जिम्मेदार माना है? तो मैम, बैरम खां के पतन के लिए अबुल फजल ने माहम अनगा को जिम्मेदार माना है। ठीक है, तो आपका बैरम खां का पतन हो गया। अब यहाँ पे जब बैरम खां का पतन हुआ तो उनकी जगह पर एक नए प्रधानमंत्री आए, जिनका नाम है मुनीम खां। ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब बैरम खां की थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानो। जो अकबर है उसने क्या किया, देखो, बैरम खां जो अकबर को क्या समझते हैं, अकबर को समझते नहीं, बल्कि उन्होंने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला। और बैरम खां की पत्नी का नाम है सलीमा बेगम। और ये सलीमा बेगम कौन थी? तो हुमायूं की एक बहन थी, जिसका नाम है, हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम की पुत्री है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा से विवाह किया और पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। तो आपने नाम सुना होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये प्यारे बच्चे, आपका अब्दुल रहीम कौन है? तो मैम, अब्दुल रहीम जो है ये बैरम खां के पुत्र हैं। और बेटा, जो ये सलीमा बेगम है, सलीमा बेगम, ये कौन है? तो आप कहोगे कि हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम की पुत्री, गुलरुख बेगम की पुत्री। यानी एक तरीके से बैरम खां कौन थे? अकबर के फूफा। तो अकबर ने बैरम खां की जो पत्नी है उनसे ही शादी कर ली। और शादी का कारण दिया कि अगर हम इनसे शादी नहीं करेंगे तो उनको वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो इनको मिलनी चाहिए। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये अकबर का कैसा स्टेटमेंट है। एक राजा अगर कोई आदेश दे दे, एक शासक कोई आदेश दे दे, तो किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी हिम्मत है जो शासक के आदेश को ना माने? हम तो ये बात नहीं मानते अकबर की। तो यहाँ पे अकबर के चरित्र पर उंगलियां उठती हैं। और ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया है कि अबुल फजल ने बैरम खां के पतन के लिए किसको जिम्मेदार बनाया, तो मैम अकबर ने जिम्मेदार माना प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपका, सॉरी, अबुल फजल ने, अब अकबर नहीं, अबुल फजल ने जिम्मेदार माना माहम अनगा को। लिख लेना इस चीज को। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, अबुल फजल फजल ने बैरम खां के पतन के लिए माहम अनगा को जिम्मेदार ठहराया। और जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो इसके स्थान पर बेटा जी यहाँ पे मुनीम खां को नियुक्त किया गया। यानी मुनीम खां कौन बन गए? अगले पीएम बन गए। और अचानक क्या होगा कि मुनीम खां की भी मृत्यु हो जाएगी किसी कारण से, और फिर इसकी जगह पर माहम अनगा प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएगी, जो कि माहम अनगा हमेशा से चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ गया? पीएम कौन बन गया बैरम खां की जगह? आप कहोगे कि मैम मुनीम खां। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, तो जब मुनीम खां की भी मैं आपको बता दूं कि मुनीम खां की भी आप ये जान लो कि यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु के बाद में फिर पीएम के पद पर कौन आएगा? जिसका नाम है माहम अनगा। और माहम अनगा जब यहाँ पर आई प्यारे बच्चे, तो माहम अनगा के आने से इसके बेटे आधम खां, और इसकी एक बेटी है जीजी अनगा, उसका एक पुत्र है मिर्जा अजीज कोका, और उसका एक पति है अतगा खां। इन सब की कहानी भी अकबर के जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि माहम अनगा जो है वो यहाँ पर किस पद पर है, तो आप कहोगे कि अब वो मैम पीएम बन चुकी है। और पीएम बन चुकी है तो यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे कि अकबर का जो शासन काल है 1560 से लेकर 1562 तक, इसके शासन काल को कहा जाता है कि यहाँ पर इस पे जो प्रभाव रहा वो किस किस का प्रभाव रहा है इसके शासन काल पे। तो प्यारे बच्चे, 1560 से 1562 अकबर के शासनकाल पर माहम अनगा का पुत्र आधम खां और माहम अनगा की पुत्री जीजी अनगा का प्रभाव रहा। और जो जीजी अनगा है ये भी अकबर की एक तरीके से धाई माँ है, मतलब इसने भी अकबर को अपना दूध पिलाया था। ये कहा जाता है कि माहम अनगा को तो वैसे ही धाई माँ का दर्जा दे दिया गया, उसने कभी अकबर को अपना दूध नहीं पिलाया। लेकिन जीजी अनगा ने अकबर को अपना दूध पिलाया। और मैं बता दूं कि जब मिर्जा अजीज कोका की स्टेटमेंट देता है अकबर, मिर्जा अजीज कोका कौन है? जीजी अनगा का पुत्र है। तो कहता है कि मेरे और मिर्जा अजीज कोका के बीच में दूध की एक नदी बहती है जिसको मैं पार नहीं कर सकता।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे इसका प्रभाव रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये वो टाइम है जब अकबर स्त्रियों में बिजी है। मैंने आपको एक बताया था हरम। हरम कौन सी जगह होती थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इस कारण इस काल को पेटिकोट शासन, स्त्रीण शासन, हरमदल शासन का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का प्रभाव है। अब महामनगा तो खुद को प्रधानमंत्री थोड़ी, खुद को जो है पूरी शासिका समझ रही है। और अकबर पर इसका इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि ये जो भी कहती अकबर आंख बंद करके विश्वास करता रहता। और अकबर की आंखें खुलती हैं उस समय पर जब अकबर ने देखा, भाई अकबर क्या करेगा? अभी महामनगा पीएम है तो महामनगा को हटा देगा और महामनगा की जगह पीएम बना देगा अतगा खां को। अतगा खां कौन है मैम? जो आपका जीजी अनगा है, इसका पति है। जहां स्त्रियों को रखते थे, जहां बहुत सारी स्त्रियां, तो अकबर तो यहाँ बिजी है। और अकबर को अभी होश नहीं है। अकबर को होश आएगा बेटा, होश तब आएगा जब उसको पता चलेगा कि महामनगा तो उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। वो अवॉइड करेगा उस चीज को, लेकिन महामनगा अपनी जो उसके प्लानिंग प्लॉटिंग है वो कभी बंद ही नहीं होती। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। इस कारण इस काल को क्या कहा जाता है? पेटिकोट शासन कहा जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि पेटिकोट शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम पहला कारण था कि इस समय पर अकबर जो है वो अपना हरम में बिजी था और यहाँ पर जो आपकी महामनगा, जीजी अनगा और अदम खां, इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर इसके शासन पर प्रभाव बनाकर रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अकबर ये चाहता था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है महामनगा का प्रभाव खत्म हो। तो उसने क्या किया? अब उसने अकबर ने यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मुझे लगा लिखा हुआ नहीं है पीडीएफ में, पर लिखा हुआ है। ढाई माह के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए मुनीम खां की जगह, मुनीम खां नहीं, यहाँ पे ढाई माह कौन थी? माहम अनगा। माहम अनगा की जगह शमशुद्दीन अतगक खां को अपना, यहाँ पे माहम अनगा लिखना बेटा, क्योंकि मुनीम खां की तो मृत्यु हो जाती है। भाई मुनीम खां की तो मृत्यु हो जाती है। और मुनीम खां के बाद कौन? धाई माँ, जो मतलब वो है आपकी माहम अनगा। और यहाँ पे भी माहम अनगा। चलो आ जाओ। तो धाई माँ के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए माहम अनगा की जगह शमशुद्दीन अतगा खां, ये कौन है मैम अतगा खां? तो देखो लिखा है जी अतगा खां जीजी अनगा का पति है। ठीक है, अब यहाँ पे अतगा खां को 1561 में अपना जो है इसने क्या बनाया? तो आप कहोगे अपना बनाया पीएम। यहाँ पीएम लिखा रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अतगा खां को बनाया तो यहाँ पे किसको गुस्सा आएगा? अदम खां। अदम खां कौन है? महामनगा का पुत्र है। और ये क्या करेगा कि यहाँ पर भाई कि उसको दिख रहा है कि हमारा प्रभाव तो खत्म हो रहा है। और यहाँ पे प्रभाव इसलिए भी खत्म हो रहा था कि 1561 में मैं आपको बताऊंगी कि ये आदम खां एक जो है जीत के ले जाएगा। आदम खां के बारे में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी कि ऐसे ही नहीं अकबर को पता चला। 1261 में एक अकबर का विजय अभियान होगा, आदम खां वहां पर जाएगा और वहां जितनी भी लूट होगी सबको अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अतगा खां कौन है? अतगा खां को बनाया, अतगा खां जीजी अनगा का पति है। और जीजी अनगा का बेटा, बेटा भी लिख लेना, जीजी अनगा का बेटा था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। और बेटा जी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जीजी अनगा कौन है? तो ये भी अकबर की धायमा थी। तो इसने क्या कर दिया? अतगा खां की हत्या किसने कर दी? आप कहोगे अदम खां ने। कौन है अदम खां? माहम अनगा का पुत्र। और इस बात से गुस्सा होकर अदम खां को 1562 में अकबर ने किले से फिकवा कर मरवा दिया। अकबर ने कहा कि भैया इसको जब तक फेंकते रहो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। और क्योंकि अदम खां मर गया, और महामनगा किसके लिए ही जीती थी? केवल और केवल जीती थी अपने बेटे के लिए।
तो महामनगा ने जब अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो उसके कुछ दिन बाद ही 1562 में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। और महामनगा की मृत्यु के बाद कहा जाता है, क्योंकि अकबर उन्हें अपनी मां मानता था, तो अकबर ने अपना सर मुड़वाया था जब महामनगा की मृत्यु हुई थी। तो 1562 में क्यों मरवाया मैम? क्यों मरवाया आदम खां को? क्योंकि मैम उसने अतगा खां की हत्या कर दी थी, जो कि जीजी अनगा का पुत्र था। और जीजी अनगा कौन थी? तो जीजी अनगा हम कह सकते हैं कि मैम जो है वो आपकी महाम अनगा की बेटी थी, और अतगा खां की जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से पत्नी थी। ठीक है, 1562 में ही महाम अनगा की मृत्यु हो गई, ये भी आप लिख लेंगे यहाँ पर। अकबर ने सुलह अकुल की नीति अपनाई थी। सुलह अकुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अकबर ने क्या कहा कि भाई देखो अकबर क्या करेगा कि अकबर की जो सभा लगती थी, अकबर की सभा कहां पर लगती थी? आगरा के अंदर लगती थी। और यहां पर वो क्या करता था कि जितने भी धर्म गुरु थे उन सबसे बैठकर चर्चा करता था। उसका कहना था कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अकबर ने अपने समय पर अनुवाद विभाग यानी मकबत खाना की स्थापना की थी, जिसमें उसने महाभारत मतलब जितने भी अनुवाद हैं सब फारसी में करवाएगा। जैसे महाभारत उसका फारसी में अनुवाद करवाया और इसे कहा रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है बेटा युद्ध की पुस्तक, युद्ध की पुस्तक, बुक ऑफ द वॉर, बुक ऑफ द वॉर, इसका ये मतलब होता है। और इसका किसने किया था अनुवाद? आप कहोगे कादिर बदायूनी ने। फिर इसने रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया, वो किसने किया? वो भी कादिर बदायूनी ने किया। मैम जोधा से कब शादी हुई? अरे बेटा जोधा की भी बात करेंगे, शादी भी कर लेंगे, रुक जाओ अभी, अभी कर लेंगे शादी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मैम रामायण का भी बदायूनी ने, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो रज्मनामा यहाँ पर भी टाइप हो गया, इसको हटा देना बेटा। रज्मनामा जो नाम दिया गया था वो केवल और केवल महाभारत को दिया गया था। ठीक है, पारसी में अनुवाद किसने किया है? तो आप कहोगे कादिर बदायूनी ने। फिर बेटा अथर्ववेद का किसने अनुवाद किया फारसी में? आप कहोगे इब्राहिम सरहिंदी ने। इब्राहिम सरहिंदी ने मैम फारसी में अनुवाद किया किसका? तो आप कहोगे अथर्ववेद का। सब फारसी में ट्रांसलेट है ये। राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप कहोगे कल्हड़ है। और इसको किसने लिखा है? मोहम्मद शाहबादी ने, मोहम्मद शाहबादी। ठीक है, पंचतंत्र का किसने किया है? अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही क्या लिखा है बेटा जी? अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में भी बताऊंगी कि ये 3 भागों में विभाजित है, और इसके तीसरे भाग को कहा जाता है आईने अकबरी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये सब आपके अकबर ने ट्रांसलेट करवाए थे, अकबर के समय ट्रांसलेट की गई पुस्तकें थी ये सब। बात समझ में आ गई बेटा? मोहम्मद शाहबादी, एक मिनट, इसको मैंने बड़ा नहीं किया, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, अकबर के समय की ये सारी घटनाएं हैं। अब आगे आइए, और आपका क्या ठीक किया था? हाँ, ये रज्मनामा यहाँ नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हो गया यहाँ। आगे आइए, फिर मैंने ठीक किया था, मोहम्मद शाहबादी है ये। और अबुल फजल ने और क्या लिखा है? इसने और लिखा है मैम अकबरनामा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि अकबर के बारे में क्या बात है। अब बेटा जी अकबर ने अपने समय पर क्या क्या किया, और अकबर स्त्रीण शासन से कब मुक्त हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो 1562 में अकबर जो है वो स्त्रीण शासन से मुक्त हो गया। और जब स्त्रीण शासन से वो मुक्त हुआ 1562 में, तो उसे होश आया कि हाँ भाई मुझे कुछ काम भी करना है। तो अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं हैं
उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अकबर ने अपने समय पर, हाँ बेटा जी, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हो कि पंचतंत्र की जो रचना की है वो विष्णु शर्मा ने की है। अब देखो यहाँ पे आगे हम आते हैं अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। मैंने आपसे बताया अभी पीछे कि अकबर 1560 से और 1562 तक स्त्रीण शासन में रहा। मतलब अकबर के शासनकाल पे स्त्रियों का प्रभाव रहा। अब यहाँ पे ये जो रहा 1562, तो 1562 में फिर इसने काम करना शुरू किया, जब इसे होश आया कि मैं तो एक शासक हूं और मुझे कुछ काम करने हैं। और यहीं से आप अकबर का देखोगे कि जीवन का जो उद्देश्य है वो बदलते हुए चले जाएंगे। अकबर वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है अपने चीजों को आगे बढ़ाएगा, लोगों से जो है, जो आपके धर्म गुरु हैं उनसे चर्चा करेगा, सभी धर्मों में इंटरेस्ट लेगा। तो आप यहाँ पे भी ये चीजें देखोगे। बेटा पंचतंत्र के राइटर अभी तो बताया विष्णु शर्मा है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1562 में युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा की समाप्ति कर दी। वे दास प्रथा समाप्त की। इसके अलावा बेटा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को भी इसने बैन किया। और अपने क्षेत्र में इसने सती प्रथा यानी कि सती सिस्टम पर भी रोक लगाई थी। तो ये भी इसने किया था। फिर इसने क्या किया, इसने कहा 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। और 1564 में जजिया की समाप्ति कर दी। और इस जजिया को दोबारा कौन शुरू कर देगा, औरंगजेब शुरू कर देगा। देखो जजिया की कहानी कब से चलती आ रही है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि मैम युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा की समाप्ति की गई, यानी दास प्रथा को, स्लेव्स जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई राजा किसी जगह पर जाता था और वहां से जो भी बंदी होते थे उन सबको वो दास बना देते थे। तो इसने कहा वैसा नहीं होगा, उन युद्ध बंदियों के लिए हम जो युद्ध बंदी होंगे उन्हें हम दास नहीं बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई। इसके अलावा इसने प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि जजिया कर की समाप्ति की। उसके बाद कहा जाता है कि इसने बनाया था फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी कहां पर है, आप कहोगे आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगलों द्वारा व्यवस्थित पहला शहर कौन सा था, तो बेटा जी वो फतेहपुर सीकरी ही था। मुगलों द्वारा व्यवस्थित जो शहर था उसको हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके समय हुई थी, अकबर के समय। 1574 से अगर हम बात करते हैं तो 1575 तक समाचार देने के लिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके समय पर बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो घोड़े दागने की प्रथा इसके समय पे भी हुई। आप ऐसा करो, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ केवल उनको पढ़ो। जैसे इसके समय गुप्तचर विभाग की स्थापना 1574 से 75। फिर एक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी व्यवस्था की प्रथा शुरू की गई। और एक ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इससे पहले हम कह सकते हैं कि मैम ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आते हैं मनसबदारी। ये मनसबदारी क्या होता था, तो बेटा जी मनसबदारी कहा जाता है कि ये 66 श्रेणियों में विभाजित थी। 66 श्रेणियों में विभाजित एक प्रथा थी। और मनसबदारी में क्या होता था बेटा जी, एक तरीके से पद, जो पद होता था राजा के प्रशासन में वो आपका मनसबदारी उसको कहा जाता था। और ये मनसबदारी प्रथा का मतलब एग्जैक्टली क्या था मैम। अरे भैया हिमांशी बेटा कितना परेशान हो आप लोग अपने जीवन से। अरे पंचतंत्र को ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है विष्णु शर्मा ने, लेकिन उसका जो अनुवाद किया है वो किया है अबुल फजल ने। मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया कि अकबर ने ये जितने भी ग्रंथ थे इन सबका क्या करवाया है, इन सबका फारसी में ट्रांसलेट। तो अबुल फजल ने नहीं लिखा पंचतंत्र को, अबुल फजल ने क्या किया है, इस पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। तभी तो कहते हैं कि पूरा फोकस टीचर पर रखा करो, पर नहीं, हम तो कमेंट पर रखेंगे। और कमेंट पर जैसे ही आपका फोकस जाता है वैसे ही आपका दिमाग हिल जाता है।
फारसी में ट्रांसलेशन किया है बच्चे। ये सब आपकी इन्होंने थोड़ी लिखी है जिनका नाम लिखा है। ये सारी की सारी जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये सब की सब आपका फारसी ट्रांसलेशन किया है इन लोगों ने, फारसी में अनुवाद। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, रासतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। ये थोड़ी राइटर है, ये तो ट्रांसलेटर है बेटा। आप कंफ्यूज हो गई। और जो अबुल फजल है, अबुल फजल के बारे में मैं बता दूं, इन्हें अनवर ए सुहेली भी कहते हैं। जब हम यहाँ पे आए हैं तो इन्हें अनवर ए सुहेली भी बेटा कहा जाता है। और अब मैं आपको बता रही हूं अकबर के जो आपके यहाँ पर कार्य हैं उनके बारे में, कि अकबर ने क्या क्या किया। तो मनसबदारी व्यवस्था में आपको समझा रही थी, मनसबदारी व्यवस्था का होता था मतलब पद। और पद कैसे, जैसे मान लीजिए कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसमें उच्च पद किस आधार पर निर्धारित होता था। तो बेटा जी जिसके पास जो घोड़े होंगे, एक तो घोड़े की संख्या देखी जाएगी कितनी है, ठीक है, और उनके पास कितने घुड़सवार हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास में 5,000 घोड़े हैं, 5,000 घोड़े हैं, तो उसको 5,000 घोड़ों की जिम्मेदारी और मिलती थी। तो टोटल कितने घोड़ों की जिम्मेदारी मिलती थी? 10,000। 10,000 घोड़ों की जिम्मेदारी मिलती थी मैम। तो ये मनसबदारी क्या होता था? घोड़ों के आधार पर डिसाइड किया जाने वाला एक पद था। और इस पद को घोड़ों की संख्या और घुड़सवारों के आधार पर तय किया जाता था। क्यों तय किया जाता था मैम? क्योंकि पहले के समय पे बेटा घोड़े और घुड़सवारों दोनों की ही बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू होती थी। तो ये आपका मनसबदारी एक पद था, एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पद दिए जाते थे। और ये मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये 66 श्रेणियों में विभाजित थी। क्या आपको ये बात समझ में आई? घोड़ा दागना क्या होता है? एकता, घोड़ा दागने की प्रथा तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। घोड़ा दागने का मतलब होता है कि घोड़े के ऊपर किसी भी तरीके का एक निशान लगा देना और उसके बाद यहाँ पे ये तय करना था कि भाई घोड़ा अपने पर्सनल काम के लिए यूज तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है एकता आप रिवीजन नहीं करती हैं। आपके क्वेश्चन ही मुझे ये बता देते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। 1575 में इसने क्या किया, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ केवल वही पढ़ना, क्योंकि सिजदा पैबोस इसी के समय शुरू नहीं हुआ, सिजदा पैबोस बलबन के समय से शुरू हो गया था। 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। और इबादत खाने में क्या होता था मैम? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इबादत खाना जो है ये यहाँ पर एक चर्चा घर होता था। और ये इबादत खाना 1582 में ये बंद कर देगा, 1582 में। चर्चा किस चीज के ऊपर होती थी? तो बेटा यहाँ पे सारे धर्मगुरु इकट्ठा होते थे और अकबर यहाँ पे जो है हर किसी धर्मगुरु से डिस्कशन करता था, कुछ ना कुछ सीखता था। तो ये आपका यहाँ पे स्थापित किया गया 1575 में इबादत खाने का निर्माण। 1577 में अकबर ने क्या किया था? सिख गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी, जहां बाद में उन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। और इसी अमृतसर नगर में क्या बना हुआ है आपका? गोल्डन टेम्पल, जिसे आप कहते हैं कि मैम जो है अमृतसर में एक गुरुद्वारा है। तो ये अकबर ने इनको जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन। ठीक है, सिजदा पैबोस इसके समय का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बल्ब उसके समय इंपॉर्टेंट है। अब इसके समय आता है कि इबादत खाना सभी धर्मगुरुओं के लिए कब खोला गया था? अभी बंद भी होगा ये। तो स्थापना हो गई, स्थापना के बाद लिखा हुआ है 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मगुरुओं के लिए खोल दिया गया। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मैम ये क्या होता है? मजहर किसको कहते हैं? मजहर किसको कहते हैं बेटा? देखो ध्यान से, अकबर ने ये कहा कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और वो अगर किसी धर्म को लेकर होता है और उसमें धर्म की बातें आती हैं, तो वहां पर उन धर्म के जो मुद्दे होंगे उसको निपटाने के लिए कौन फैसला करेगा? मैं फैसला करूंगा। तो मेरा जो फैसला होगा वो धर्म से ऊपर होगा।
मतलब मेरा फैसला सर्वमान्य होगा, उसको कहते हैं मजहर, जहां राजा का आदेश बाकी सब चीजों से नीचे हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1580 में इसने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। 1580 में टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। दहसाला प्रणाली क्या थी मैम? दहशाला क्यों कहते हैं इसको? दहसाला। बेटा टोडरमल मैंने आपको पहले भी बताया था, बताओ जल्दी से किसके राजस्व मंत्री थे टोडरमल? पहले, अकबर से पहले। तो राजस्व मंत्री हैं अकबर के, यहां पर भी ये रिवेन्यू मिनिस्टर हैं। और बेटा आपको मैं ये बता दूं कि जो टोडरमल हैं, टोडरमल जब अकबर के समय पर राजस्व मंत्री हैं, तो अकबर ने ये कहा कि पूरे के पूरे जहां तक मेरा साम्राज्य है, सब में एक जैसी भू राजस्व व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि टोडरमल ने क्या किया कि जितनी साम्राज्य के अंदर भूमि आती थी, उन सब के 10 सालों का उसने रिकॉर्ड निकाला कि कहां पर 10 साल में कितनी फसल होती है, कहां पर ऐसा होता है कि कहीं कई बार अकाल पड़ जाता है, कहां पे किस चीज की ज्यादा फसल होती है। तो उसने 10 सालों, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाला और उसके बाद यहां पर भू राजस्व को उसने क्या किया? तय कर दिया। तो क्योंकि उसने 10 सालों का निकाला, इसीलिए इसे कहते हैं दहसाला प्रणाली, या फिर इसको कहते हैं टोडरमल व्यवस्था। इसको कहते हैं टोडरमल व्यवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रही हूं केवल आपको वही पढ़ना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, अब मैंने आपको बताया कि इबादत खाने पर इसने रोक लगाई थी। ठीक है, तो इबादत खाना इसने कब स्थापित किया था मैम? आपने बताया अभी। फिर इबादत खाने को सभी धर्म गुरुओं के लिए खोल दिया, फिर इसने कहा कि अब चर्चा नहीं होगी। 1582 में इसने इबादत खाने पे बहस पर रोक लगा दी। तो 1582 में इसने क्या कर दिया? इबादत खाना बंद कर दिया एक तरीके से। और 1582 में ही इसने दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया कि किसी को भी दास नहीं बनाएंगे, केवल युद्ध। अभी अभी किसकी बात थी शुरुआत में? युद्ध बंदी। मतलब युद्ध अगर हम जीतते हैं, फिर वहां से युद्ध बंदी आते हैं, उनको हम दास बना लेते हैं, तो उसका कि दास नहीं बनेंगे। फिर इसने कहा कि पूरी तरीके से इस प्रथा को खत्म करो, किसी को भी दास नहीं बना सकते तुम अपना। तो पूरी तरीके से खत्म किया 1582 में। और आपको बता दूं 1582 में इसने इबादत खाने पर रोक लगा दी कि यहाँ आप कोई चर्चा नहीं होगी। अभी तो बताया दृष्टि मैंने कि इबादत खाना अकबर ने इसलिए खोला था कि जहां पर सभी धर्मगुरु आ सके और वहां पर सभी धर्मों के बारे में चर्चा हो सके, क्योंकि अकबर ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल हम इस्लाम धर्म को ही प्राथमिकता दें, हमें सभी धर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें सभी धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अकबर भले ही शिक्षित नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर के जो शिक्षक थे वो आपके दो लोगों के नाम मैंने आपको बताए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अकबर का शुरू से ही पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अकबर शुरू से ही नहीं पढ़ा, लेकिन वो अनपढ़ होने के बावजूद उसके पास जो है, उसका मानना था कि मेरे पास आसपास जो है वो बहुत अच्छे व्यक्ति रहने चाहिए, विद्वान व्यक्ति रहने चाहिए, क्योंकि संगत का असर हमारे जीवन पे पड़ता है। बिल्कुल शेरशाह सूरी के समय पर था मैम टोडरमल, वेरी गुड। तो इबादत खाने पे प्यारे बच्चे धर्म गुरु आते थे और सभी धर्म गुरु अपने अपने जो है धर्म के बारे में बताते थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी। दीन ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसे अकबर ने कहा कि इसे किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना सकता है, इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बात को सुनना। तो दीन ए इलाही जो धर्म है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो 1582 में इसने क्या किया था? दीन ए इलाही की यहाँ पर स्थापना, या हम कह सकते हैं दीन ए इलाही को इसने घोषित कर दिया था अकबर ने। तो बेटा जो दीन ए इलाही है, इसको अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि इसको जो है आपका 18+1 यानी कि टोटल 19 लोगों ने इसको अपनाया। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो एक यहाँ पे एक जो मैंने अलग से जोड़ा है, वो थे आपके, कह सकते हैं एकमात्र हिंदू राजा बीरबल।
एकमात्र हिंदू राजा थे यहाँ पर बीरबल, जिन्होंने इस दीन-ए इलाही धर्म को अपनाया था। और बीरबल का असली नाम था महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था? तो आप कहोगे कि मैम बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? आप कहोगे कि मैम अकबर ने की थी, और अकबर ने जब इसकी की थी तो यहाँ पे 19 लोगों ने इसे अपनाया था। और एकमात्र हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने इसे अपनाया था? तो आप कहोगे कि एकमात्र हिंदू राजा, पेन को थोड़ा पतला कर लेती हूँ, एकमात्र हिंदू राजा मैम बीरबल हैं, और बीरबल का नाम है महेश दास। महेश दास, ये इनका वास्तविक नाम था। और बीरबल को राजा की उपाधि अकबर से ही मिली थी, अकबर से ही मिली थी। और बेटा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो दीन-ए इलाही धर्म में जो प्रधान पुरोहित था, ये भी पूछा जाता है कि जो दीन-ए इलाही है इसका प्रधान पुरोहित कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ पे प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट था, और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अकबर के विजय अभियान। कि अकबर ने कैसे कैसे यहाँ पर विजय अभियान किया था। तो यहां से मैं आपको, मैम कितना बड़ा है अकबर का किला इतिहास? विशाल, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, एक बार आप अपना क्वेश्चन मुझे दोबारा से समझाएं कि मैं आपके क्वेश्चन को समझ सकूं। मुझे एक बार दोबारा से आप अपना जो है क्वेश्चन समझाएं। अकबर के विजय अभियानों की बात करते हैं। हाँ बेटा, जो इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ उन्हीं को लिख लो, बाकी मत लिखो, ठीक है। अकबर के जो विजय अभियान है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला 1561 में, जिसमें मालवा को जीता गया था। अब अकबर यहाँ पे इस समय, तो भाई सीधी सी बात है कि अकबर को होश कब आया? मैम अकबर को तो होश आता है जब हम देखते हैं कि 1562 में। तो यहाँ पे अकबर तो आया ही नहीं था, यहाँ पे अकबर मतलब हम कह सकते हैं कि अकबर तो आया नहीं होगा, तो अकबर की तरफ से कौन आया था? देखो यहाँ पे मालवा का शासक, जब मालवा अभियान हुआ है तो मालवा का शासक था बाज बहादुर, ठीक है। और बाज बहादुर की पत्नी थी बेटा जी रूपमती, इनका नाम आप जरूर याद रखना, इनकी पत्नी का नाम है रूपमती। और यहाँ पे आपका सेनापति बनाकर भेजा है आदम खां को। और आदम खां कौन है? महामनगा का पुत्र है, महामनगा का पुत्र है। अब देखो यहाँ पे मालवा को जब जीतने आया तो कौन था शासक? बाज बहादुर। अब आदम खान ने बाज बहादुर को हरा दिया, और बाज बहादुर क्या किया? बाज बहादुर भाग गया। और जब ये भागा तो इसकी जो पत्नी है रूपमती, इन्होंने जहर खाकर, आदम खां की डर से जहर खाकर आत्महत्या कर ली, आदम खां के डर से। और आदम खां ने जितना भी, यहाँ पे कौन है? आदम खां ने जितना यहां से धन लूटा, जितना धन लूटा सब अपने पास रखा, सब अपने पास रखा, अकबर के पास नहीं भेजा। तो अकबर ने इसको कुछ नहीं कहा, अकबर ने बस क्या किया? अकबर ने आदम खां के स्थान पर पीर मोहम्मद को भेज दिया कि भैया तुम जाओ। तो पीर मोहम्मद यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पे पीर मोहम्मद को क्या बनाया आदम खां की जगह? मालवा का शासक, मालवा का शासक बनाया। अब जब ये मालवा का शासक था पीर मोहम्मद, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर ने क्या कर दिया? इस पीर मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया। और जब पीर मोहम्मद पर इसने आक्रमण किया तो पीर मोहम्मद जब इसको मारने के लिए भाग रहा था, भाग रहा था, तो नर्मदा नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो गई, नर्मदा नदी में डूबकर मृत्यु। किसकी? तो आप कहोगे पीर मोहम्मद की। जब ये आपका बाज बहादुर को मारने के लिए भाग रहा था तो नर्मदा नदी में गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। देखो लिखा हुआ है, मालवा का प्रशासक नियुक्त हुआ।
इस पर बाज बहादुर द्वारा हमला हुआ। भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो कोई तो यहाँ पे चाहिए। तो उसके बाद अब्दुल्ला खां यानी उजबेक ने बाज बहादुर को पराजित किया। तो नेक्स्ट में कौन आया? अब्दुल्ला खां उजबेक। तो 3 सेनापति यहाँ पे आए। पहले अधम खां, उसने अकबर के साथ बेईमानी की, इसलिए अकबर ने वहां से हटा दिया। फिर पीर मोहम्मद, उस पे बाज बहादुर ने हमला कर दिया। बाज बहादुर जो है उसको मारने के लिए भाग रहा था, नर्मदा नदी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे बाज बहादुर को हराने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अब्दुल्ला खां उजबेक को। तो 3 सेनापति यहाँ पे अकबर के आए, जिसका नाम हम कह सकते हैं कि मैम जिसका नाम है अब्दुल्ला खां। ठीक है। बेटा वीर मोहम्मद नहीं, पीर मोहम्मद ही होगा, सही लिखा हुआ है। गलत होता तो मैं यहाँ पे बता देती। लास्ट आप देखोगे 1561 में इसने जीता चुनार का दुर्ग, अकबर ने। और यहाँ पे आपका आसफ खां, ये आसफ खां है बेटा। आसफ खां यहाँ पे इसका कौन था? सेनापति। और ये चुनार का दुर्ग यहाँ पे जीता गया। तो आसफ खां यहाँ पे इसने आके जीता अकबर की तरफ से। आसफ खां सेनापति बनकर यहाँ आया और इस चुनार के दुर्ग पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे भी लिखिएगा आसफ खां, आसफ खां। और अब आप जो कल पढ़ेंगे वो है आपका आमिर। और इन्हीं की जो कह सकते हैं बेटी हैं जोधा बाई, हरखा भाई, या जिन्हें कहते हैं मरियम मकानी। और आमेर को अकबर ने जब यहाँ पे आमेर में वो आए तो यहाँ पे अकबर ने जो आमेर के राजा हैं उनसे युद्ध ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि आमेर के राजा ने, जिनका नाम है भारमल या बिहारी मल, उन्होंने खुद ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया? अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो बहुत देर से एक बच्चा परेशान, सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन जोधाबाई को नहीं पढ़ाया। आपने मैम जोधाबाई को नहीं पढ़ाया बेटा जी। 1562, 1562 आमेर, आमेर पे, यहाँ पे इनको आमेर को मिलाना है। तो यहाँ पे जब आमेर जीता 1562 में, आमेर के राजा कौन है? बिहारी मल, ब्रैकेट में लिखेंगे बिहारी मल। मेन नाम तो था राजा भारमल। राजा है भारमल, जिन्हें आप बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। और बेटा अगर हम इनके फैमिली ट्री के बारे में बात करते हैं तो राजा भारमल की एक यहाँ पे पुत्र हैं जिनका नाम है भगवान दास। एक यहाँ पे इनकी पुत्री हैं जिनको आप कहते हैं हरखा बाई, हरखा बाई, जोधाबाई, या जिनको आप कहते हैं यहाँ पर मरियम मकानी। और मरियम मकानी किसने कहा इनको? अकबर ने। तो इनसे अकबर की शादी होती है। ये राजा भारमल की बेटी हैं और इन्हीं से अकबर की शादी होती है। मरियम उजमानी, सॉरी मकानी नहीं, मरियम मकानी नहीं, मरियम उजमानी, मरियम उजमानी। ठीक है। इसी से ये जो जोधाबाई हैं इन्हीं से अकबर की शादी होती है। और यहाँ पे राजा भारमल के एक पौत्र हैं, पौत्र मतलब भगवान दास के पुत्र, भगवान दास के पुत्र हैं। और उनका नाम है मान सिंह, जो कि अकबर के नवरत्नों में भी शामिल होंगे। और मान सिंह को अकबर ने क्या दिया था? 7,000 का मनसब। तो बताइए मान सिंह को कितने घोड़े रखने पड़ेंगे? और राजा बिहारी मल को अकबर ने दिया था 5,000 का मनसब। और यहां लिख लीजिएगा बिहारी मल ने क्या किया था या भारमल ने क्या किया था? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार। तो ये थी बेटा जी जोधाबाई, या आप कहते हो जिनको हरखा बाई या मरियम उजमानी।
मरियम उजमानी, इनको किसने कहा? अकबर ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अकबर की शादी किन से हो गई? यहीं पे मैम शादी हो गई हरखाबाई या जोधाबाई से अकबर की। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे उसके बाद प्यारे बच्चे, मैंने आमेर के बारे में आपको बताया। आमेर के बाद में प्यारे बच्चे यहाँ पर पड़ता है मेड़ता। मेड़ता मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताओ मेड़ता किसको कहा जाता है? और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है जयमल, यहाँ का शासक था। और मुगल सेनापति कौन है? सरफुद्दीन। तो मेड़ता, मेड़ता बताइए किसको कहते हैं? शासक कौन था मेड़ता का? तो जयमल मैम यहाँ का शासक था, और यहाँ पे सरफुद्दीन मुगल सेनापति था। इसने आकर यहाँ पे जीत लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे 1564 में गोंडवाना को जीता। और जब गोंडवाना को जीतने गए तो यहाँ पे वीर नारायण जो कि एक बच्चे हैं, वीर नारायण कौन है? बच्चे। और इनकी जो संरक्षिका है, संरक्षिका उनका वो है इनकी माँ दुर्गावती। तो वीर नारायण की माँ कौन है? दुर्गावती। और यहाँ पे सेनापति कौन है? मुगल सेनापति आसफ खां। और आपको बता दूं, दुर्गावती ने अकबर के पास जो है मतलब समझौते के लिए पत्र भेजा, लेकिन नहीं हुआ समझौता। और अंत में जो आपकी दुर्गावती हैं, इन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ये देखना है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान। और यहाँ के राणा जी, आपके शासक कौन है? राणा उदय सिंह जी। यहां से मैं आपको बताऊंगी कल। यहां से मैं आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने कहा है अजमेर को, वेरी गुड नितिन। ठीक है बेटा, तो ये आपको कल करवा दूंगी चित्तौड़ से। तो आज इतना ही रखते हैं, पीडीएफ आपको दे दूंगी। हल्दी घाटी का युद्ध हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल अकबर जहां तक है मैं खत्म कर दूंगी। कोशिश यही है कि खत्म हो जाए। और अगर क्लास बेटा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार जरूर स्माइल करके जाइएगा। बेटा कल क्लास होगी या नहीं होगी ये मैं आपको बता दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। क्योंकि कल ऑफिस जाना है, कल सैटरडे है, और वहां पे ऑफिस में जो है मीटिंग होती है जिसमें डिस्कशन होता है। तो कल अगर आपकी मैं टाइम से क्लास ले पाई तो ले लूंगी, वरना फिर संडे को क्लास तो लूंगी। संडे को जरूर लूंगी मैं क्लास, तो आप संडे के लिए तैयार रहिएगा। और संडे अकबर खत्म कर दूंगी। ठीक है बेटा, अकबर पढ़ेंगे। आप कम से कम ये बताओ मुझे कि चीजों को अच्छे से पढ़ाना है कि जल्दी से भगा देना है, कि नहीं बस खत्म करो जल्दी से, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी है। कल क्लास 50-50 है, लेकिन संडे को 100% होगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो।